हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपका स्वागत करता है। मैं रूपाली वर्मा आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो आज भी आपके लिए हिंदी ही लेकर आई हूँ, यानी कि आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सैम्पल पेपर दे रहा है। तो अभी तक आपको एक सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ सेकेंड सैम्पल पेपर। तो आज का सैम्पल पेपर शुरू करने से पहले आपके लिए थोड़ी सी एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ, वो बता देती हूँ आपको। मैग्नेट ब्रेन्स ने अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन दी है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए अब हम लेकर आए हैं आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको जो है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये बुक्स हमने आपको जो है और ज़्यादा आसान करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो एक हमारी बुक हो जाएगी थ्योरी बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस करते हैं तो एक हमारी बुक हो जाएगी सॉल्यूशन बुक। इस तरीके से देखिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बुक हो गई हमारी। फिर उसके बाद जैसे यहाँ सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे हैं जैसे अभी, तो एक बुक हो जाएगी हमारी सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर अभी हम आगे PYQ यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं पहले, तो वो हमारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक रेडी करी है। अब सवाल उठता है कि भाई बुक तो हमने रेडी कर दी, आपको मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दी गई है जिसके अंदर एक फॉर्म है। आपको वो फॉर्म फिल करना है, फिल करके आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो हमारे टीम मेंबर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे इस बुक के रिगार्डिंग। तो आप इस तरीके से बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो बुक लेकर भी आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ निर्देश आते हैं, तो निर्देशों को भी हम देख लें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं हमारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा समय 3 घंटे का है, पूर्णांक हमारा रहेगा 80 मार्क्स का। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा। आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ठीक है, 45 पूछे गए हैं और करने कितने हैं, आपको 40 करने हैं, लेकिन सबके साथ विकल्प दिए हैं उस हिसाब से। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड जो आ है उसमें हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि MCQs दिए गए हैं। और खंड बा में हमारे पास सब्जेक्टिव है, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें भी जो वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं सबके साथ अंदर विकल्प दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। ये निर्देश जो लिखे गए हैं ये लिखे ही इसलिए गए हैं कि आपको इन्हें पढ़ना है और पालन करना है। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि आपको लाइन से उत्तर देने। पहले खंड का करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर खंड खा, उसके बाद फिर आप 11 to 18 क्वेश्चंस करेंगे। सब सीक्वेंस से करेंगे, कोई भी आगे पीछे आपको नहीं करना है और सारे ही प्रश्न करने। तो सबसे पहले जो खंड आ में हमारे सामने प्रश्न आ रहा है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब सबसे पहले प्रश्न 1 में हमारे सामने अपठित गद्यांश आ रहा है। अच्छा, हमारे पास ये ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अपठित गद्यांश हम किस तरीके से अच्छे से कर लें। इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसका एक ही जरिया है आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिस। आप जितने अपठित गद्यांश पढ़ के जितने क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, आप उतनी अच्छी तरीके से अपठित गद्यांश को सॉल्व कर पाएंगे, उतनी जल्दी कर पाएंगे। इसका कोई क्योंकि भाई गद्यांश हम ही कहेंगे हम आज को आपको ये पढ़ा रहे हैं, ये तो हम नहीं बोलेंगे ना ये एग्जाम में आएगा। कोई भी पूछा जा सकता है, भाई साहित्य छोटा है, साहित्य तो बहुत सारे हैं, कितने सारे कवि लेखक सब कुछ रहे हैं, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए अच्छा तरीका यही है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे तरीके से इन अपठित गद्यांशों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। अब ये जो गद्यांश है इस पे हमारे सामने 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पांचों ही प्रश्न के हम उत्तर देंगे। इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि का छोटे से छोटा प्राणी भी कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा है, यानी कि कर्म ही हर व्यक्ति कर्म करता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि निरंतर गतिशील हैं। नियमानुकूल सूर्योदय होता है।
सूर्यास्त तक किरणें प्रकाश बिखेरती रहती हैं। रात्रिकालीन आकाश में तारावली तथा नक्षादवली का सौंदर्य विहग उठता है। क्रमशः बढ़ती घटती चंद्रकला के दर्शन होते हैं। इसी तरह विभिन्न ऋतुओं का चक्र अपनी धुरी पर चलता रहता है। नदियां अविरल गति से बहती रहती हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके जीवन में सक्रियता है। वस्तुतः क्रम से परे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। मतलब इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो अपने कर्म को निरंतर कर रही हैं। मनुष्य ही नहीं, जितनी भी हैं सृष्टि में सभी। मनुष्य का जन्म पाकर हाथ पैर तो हिलाने ही होंगे। हमारे प्राचीन ऋषियों ने शतायु होने की किंतु कर्म करते हुए जीने की इच्छा प्रकट की। शतायु मतलब आप 100 वर्ष तक जिए, लेकिन उन 100 वर्षों तक भी आप काम करते रहिए। इतिहास साक्षी है, कितने ही भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। आधुनिक युग में भारत जैसे विशाल जनतंत्र की स्थापना करने वाले गांधी, नेहरू, पटेल आदि कर्म पथ पर दृढ़ता से ही प्रतिरूप थे। दूसरी ओर इतिहास उन सम्राटों को भी रेखांकित करता है जिनकी अकर्मठ्यता के कारण महान साम्राज्य नष्ट हो गए। वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि सारे धर्म ग्रंथ कर्मठ मनीषियों की ही उपलब्धियां हैं। तो ये पूरा ही पद जो हमने गद्यांश पढ़ा, ये क्या है? ये कर्म पर आधारित है। सभी के कर्मों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब इस पर प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब हमने ये कौन से उस पर पढ़ा? ये हमने कर्म पर पढ़ा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले हम इनको पढ़ते हैं। कर्म शक्ति का महत्व, भारत के महापुरुष, भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति चित्रण। तो यहां पर सही जो होगा मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कर्म शक्ति का महत्व, क्योंकि हमने इस सृष्टि में सभी लोगों के कर्मों का ही उल्लेख इस गद्यांश में पढ़ा है। तो ये उपयुक्त तो हमारा शीर्षक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, प्रकृति की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें सक्रियता का संदेश मिलता है? जिसमें हमें सक्रियता का संदेश मिल रहा है। क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या ये सभी? तो हमने देखा है कि जो इन सभी में सक्रियता है, सभी अपने अपने कार्य में रत रहते हैं। धर्म ग्रंथों को कर्मठ व्यक्तियों की उपलब्धियां क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? कर्मठ्यता के कारण, व्यक्तियों को बांटने के कारण, कर्म करने का संदेश देने के कारण या अपने धर्म को महत्व देने के कारण। तो धर्म ग्रंथों को कर्मठ व्यक्तियों की उपलब्धि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कर्म करने का संदेश देती है। ये हमको क्या देती है कि आप कर्म करिए तभी आप प्रसिद्ध होंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सिर्फ कर्म के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। गद्यांश के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषियों ने कैसी इच्छा प्रकट की थी? कैसी इच्छा प्रकट की थी? महान होने की, देश की सेवा करने की, कर्म करते हुए जीने की या सुखी जीवन व्यतीत करने की? तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो हमें इच्छा प्रकट करी है वो है कर्म करते हुए जीने की। यानी कि आप कर्म करते रहिए और तब जिए, चाहे आप 100,000 वर्षों तक जिए, लेकिन कर्म करते हुए जिए। इतिहासकालीन सम्राटों के साम्राज्य नष्ट होने के क्या कारण थे? इतिहासकालीन बहुत से ऐसे सम्राट हुए जिनके साम्राज्य नष्ट हो गए। इसका क्या कारण बताया गया है? अहंकार, पराधीनता, आलस या अकर्मठ्यता। तो इसका कारण बताया गया है अकर्मठ्यता। आपको अगर शासन प्राप्त हुआ है तो आपका कार्य है कर्म करना। जब आप कर्म नहीं करोगे तो बड़े से बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाएंगे। तो यानी का क्या हुआ? अकर्मठ्यता के कारण ये बड़े से बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए थे। तो यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 1 यानी कि हमारा गद्यांश खत्म होता है, पहला। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 2 पर। यहां पर हमारे सामने दूसरा गद्यांश दिया गया है। क्या दिया है? फिर हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न संख्या भी हमारी 5 मार्क्स की, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 मार्क्स का एक हमारा प्रश्न है। चलिए फिर से एक गद्यांश हम पढ़ लेते हैं फटाफट। राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है और वह एकता किसी विषय विशेष में नहीं है। एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता स्थिर होगी और वह शक्तिशाली होगी।
भावों की एकता सब प्रकार की एकताओं का मूल है। भावों की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्ति जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है और अपने भावों को किसी दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं। इस महान कार्य के लिए एक भाषा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, हम दूसरों पर व्यक्त कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। हम दूसरों को समझते भी हम भाषा के माध्यम से हैं। हम एकता लाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने भावों के जरिए अपनी चीजों को व्यक्त करके होते हैं। तो यहां पर क्या है, भावों को हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च तथा सुंदर से सुंदर विचारों और भावों का वह गुच्छा है जिसकी बाहरी सुंदरता तथा भीतरी सुगंध दोनों ही मन को मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक उसके भाव तथा विचार उन्नत न हो। जाति और राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उस जाति या राष्ट्र के साहित्य की उन्नति भी होती है। इस प्रकार साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। भारत के इतिहास को लीजिए, महाभारत, रामायण तथा उपनिषद अवश्य ही ऐसे समय में लिखे गए थे जब यह देश बहुत उन्नत था। यह कल्पना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रंथ किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। ऐसा तो नहीं था। जब बौद्धों का राज्य भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया था और उसका प्रभुत्व तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी फैला गया था, तो पाली साहित्य की उन्नति भी उस साम्राज्य की उन्नति के साथ साथ होती गई। तो किस तरीके से जब हमारा साम्राज्य मतलब हमारा समाज उन्नति करता है तो हमारा साहित्य उन्नति करता है। अगर साहित्य पतन की तरफ जाएगा तो हमारा समाज भी पतन, क्योंकि साहित्य की रचना किससे हो रही है? उस काल में जितनी चीजें घटित हो रही हैं उन्हीं से प्रेरित होकर तो साहित्य की रचना करी जा रही है। अब अगर मान लो समाज में कुछ गलत घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत साहित्य ही लिखा जाएगा, तो वो पतन की तरफ लेकर जाएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब इसमें शीर्षक क्या होना चाहिए? देखिए, साहित्य का इतिहास, साहित्य और मानव, साहित्य एवं राष्ट्रीयता, साहित्य का महत्व। तो यहां पर हमारे हिसाब से जो उपयुक्त होना चाहिए वो है साहित्य एवं राष्ट्रीयता। भाई, हमारा साहित्य और हमारा राष्ट्र या समाज आपस में बंधे हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, राष्ट्रीयता पनपती है तो साहित्य पनपता है, राष्ट्रीयता पतन की तरफ जाती है तो साहित्य पतन की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ पर साहित्य और राष्ट्रीयता एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश कब होता है? एकता की व्यापकता से, साहित्य की उदारता से, विचारों की भिन्नता से या मौलिक स्वतंत्रता से? तो राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश एकता की व्यापकता से होता है। जब सब में एकता चारों तरफ व्याप्त होगी तभी राष्ट्रीयता स्थिर होगी और शक्ति का समावेश राष्ट्र के अंदर होगा। अगर मान लीजिए राष्ट्र के अंदर ही फूट है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि चारों तरफ जो है उन्नति होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो हमेशा शक्ति और समाज की राष्ट्रीयता तभी बढ़ेगी जब सबके पास एकता होगी। गद्यांश के आधार पर बताइए कि किसी जाति द्वारा विशाल रूप ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या बताया गया है? जाति विशेषज्ञ के लोगों से संपर्क बनाना, राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होना, भावों और विचारों का श्रेष्ठ होना, भावों की एकता होना। तो किसी भी जाति का विशाल रूप ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक होता है वो है भावों और विचारों का श्रेष्ठ होना। जब लोगों के सोच, उनके विचार, उनकी फीलिंग्स जब बहुत अच्छी होंगी तभी कोई साम्राज्य जो है उन्नति कर सकता है। गद्यांश के अनुसार जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार संभव है? साहित्यिक उन्नति द्वारा, एकांकी विकास द्वारा, सर्वाधिक प्रचार प्रसार द्वारा या उच्च विचारों द्वारा? तो यहाँ पर कोई भी जाति या राष्ट्र की उन्नति तब होती है जब साहित्यिक उन्नति होती है, यानी कि साहित्य जब बहुत अच्छा लिखा जाता है तो राष्ट्र समाज भी उन्नति प्राप्त करता है। राष्ट्रीयता और जातीयता के अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण अवयव किसे माना जाता है?
विचारों को, एकता को, साहित्य को या भाषा को। तो सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो है वो है एकता। एकता से ही सब कुछ हो सकता है। अगर आपसी फूट है, मनमुटाव है, तो ये सब चीजें संभव नहीं हो पाती है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 से हमारा शुरू होता है व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण के जो टॉपिक हैं उस पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे सामने क्या पूछे गए हैं? पदबंध पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। तो ये प्रश्न संख्या हमारी कितनी हुई? 4 मार्क्स की, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। वाक्य में रेखांकित पदबंध होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? आदमी। अब आदमी की क्या विशेषता बताई जा रही है? बताई जा रही है कि वो उस घर के कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो उस घर के कोने में बैठा है। तो यहां पर आदमी की विशेषता बताएगी। तो ये क्या हो गया? हमारा विशेषण पदबंध। क्या हुआ? ये हमारा विशेषण पदबंध हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर आदमी, जो आदमी है वो क्या है? वो उस घर के कोने में बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैंने रंजना को आधी रात तक प्रतीक्षा की। मैंने रंजना की आधी रात तक प्रतीक्षा की। रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद है मैंने। अब मैं कौन हूं? मैं तो रूपाली हूं। ठीक है, तो रूपाली कौन है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी जगह पे हमने स्थान पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? मैंने। तो संज्ञा के स्थान पे हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम। तो मैंने हमारा क्या हुआ? सर्वनाम पद है। क्या है ये? सर्वनाम पद है। नेक्स्ट आते हैं। अब दरवाजा खोला जा सकता है। वाक्य में रेखांकित पद है, बंद है। अब क्या है? यहां खोला जा सकता है। अब खोलना क्या हुआ? एक क्रिया हुई। खोला जा सकता है, तो ये पदबंध हमारा क्या हो गया? क्रिया पदबंध। कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं। चाय में कुछ पड़ा है। वाक्य में सर्वनाम पदबंध होगा। अब चाय में कुछ पड़ा है। चाय हमारी क्या है? नाम है, संज्ञा है, नहीं पड़ेगा। पड़ा है हमारा क्रिया हो गई। तो कुछ हमारा क्या है? सर्वनाम होगा। अब कैसे सर्वनाम होगा आपको पता नहीं। अब चाय में मक्खी पड़ी हो सकती है, चाय में जीरा पड़ा हो सकता है। ठीक है ना। अब चाय में घी पड़ा हो सकता है, कुछ भी, कोई भी चीज को मान लो हम सपोज हमने क्या, चाय में मक्खी गिर गई। अब मक्खी क्या है? संज्ञा। अब किसी को नहीं समझ में आया तो उसने क्या बोल दिया? कुछ पड़ा है। ठीक है, कुछ पड़ा है। तो संज्ञा की जगह हमने जिस शब्द को इस्तेमाल किया वो हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम। तो यहां पर अगर हमें कोई चीज नहीं पता है तो हमने उसको बोल दिया कुछ पड़ा है। तो कुछ हमारा क्या हुआ? वो हुआ हमारा सर्वनाम पदबंध। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। मोहन कल दिल्ली जाएगा। रेखांकित पदबंध होगा। अब मोहित क्या है? आप मुझे बताइए। मोहित संज्ञा है, दिल्ली क्या है? संज्ञा है, कल क्या है? ये समय का ज्ञान करा रहा है, ये भी हमें संज्ञा है। तो तीनों ही चीजें हमारी क्या हो गई? संज्ञा। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा पदबंध वाला व्याकरण का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब इस पे हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। ठीक। तो क्या दिया है? लीला गिटार लाकर बजाने लगी का संयुक्त वाक्य होगा। अब आप ये जो देख रहे हो, लीला गिटार लाकर बजाने लगी, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य को जब हम बनाते हैं तो हमारा नियम क्या है? हम 2 क्रियाओं को अलग अलग कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लग करके लग दिया, वाक्य में रख दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 करेंगे और इसे समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ेंगे। ऑप्शन हमारे सामने नीचे दिए गए हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, लीला जैसे ही गिटार लाई वैसे ही बजाने लगी, तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य का हो गया, ये गलत है। लीला गिटार लाई और उसे बजाने लगी, एकदम सही है ये। क्यों? पहला वाक्य देखिए क्या है? लीला गिटार लाई, ये संपूर्ण वाक्य है। ठीक है, पहला नियम हमने फॉलो किया संयुक्त वाक्य का। दूसरा नियम हमारा था समुच्चय बोधक अव्यय लगेगा, दूसरा नियम हमने फॉलो किया। ठीक है, तो इसलिए ये हमें सही लग रहा है। तभी हम आगे के वाक्य पढ़ते हैं। लीला जो गिटार लाई उसे बजाने लगी। अब लीला जो गिटार लाई,
ये अपूर्ण वाक्य कर दिया तो ये मिश्र वाक्य हो गया, गलत है। लीला गिटार इसलिए लाई ताकि उसे बजा सके, ये भी एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो सही हमारा क्या हुआ, खा। लीला गिटार लाई और उसे बजाने लगी, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब हमें मिश्र वाक्य को ढूंढना है। यह लड़का इसलिए गांव गया ताकि बीमार हो जाए, ये तो मिश्र वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह लड़का गांव गया और बीमार हो गया, ये तो संयुक्त वाक्य लग रहा है, इसको कट कर रहे हैं। लड़के का बीमार होने का कारण गांव जाना था, ये सरल वाक्य में तब्दील हो गया। यह लड़का गांव गया तब बीमार हो गया, तो यहां पर यह लड़का गांव गया पहला वाक्य देखकर हमें लग रहा है संयुक्त वाक्य है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। सही हमें लग रहा है हमारा पहला वाक्य, यह लड़का इसलिए गांव गया ताकि बीमार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। निम्नलिखित में सरल वाक्य है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए, इनमें सरल वाक्य हमको ढूंढना है। 4 दिन मेरा पेट खराब रहा क्योंकि बाहर खाया, तो ये तो सरल वाक्य नहीं लग रहा है क्योंकि 2 अलग अलग क्रियाएं हो गई। फिर है मैंने 4 दिन घर से बाहर खाकर अपना पेट खराब कर लिया, ये एकदम सही वाक्य लग रहा है, लेकिन तब भी आगे हम बढ़ते हैं। मेरा पेट खराब हो गया घर से बाहर का खाकर, ये सरल वाक्य है लेकिन प्रॉपर वाक्य नहीं है, सही वाक्य नहीं है। घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया। अब घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया, तो ये भी एक हमारा प्रॉपर वाक्य लग रहा है। तो सही अब यहां पर हमने देखो कैसे करेंगे, हमको ये और ये 2 वाक्य एकदम सही लग रहे थे, ये दोनों तो हमारे पहले ही गलत हो गए थे। ठीक है, अब इन दोनों में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सही कैसे है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 दिन घर से बाहर खाकर अपना पेट खराब कर लिया। अब यहां पर देखो 2 क्रियाएं, खाकर और कर लिया। ठीक है, अब यहां है घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया। अब यहां पर देखो, आप देख रहे हो खाकर है, यहां पर हमने क्या किया, क्रिया को आपस में संलग्न किया, मतलब आपस में जोड़ने का काम किया। अब यहां पर पहली चीज है घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया, तो मैंने घर से बाहर 4 दिन खाया और मेरा पेट खराब हो गया। फिर यहां पर है 4 दिन घर से बाहर खाकर अपना पेट खराब कर लिया, यानी कर लिया और यहां हो गया, 2 चीजें अलग अलग आ रही हैं। तो यहां पर हम इसको संपूर्ण वाक्य को शुद्धिकरण देखनी है, जो शुद्ध वाक्य बन रहा है। तो यहां पर हर एक चीज अपनी जगह पर प्रॉपर है, इसलिए ये सरल वाक्य एकदम सही होगा और ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कर्ता है, क्रिया है, इन सारी चीजों को प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हवा तेज चलने के कारण पत्ते उड़ गए, वाक्य रचना की दृष्टि से होगा। हवा तेज चलने के कारण पत्ते उड़ गए। अब सिंपल हम यहां पर देख रहे हैं कि ये एक जो है सरल वाक्य है, सिंपल एक वाक्य में है। नेक्स्ट आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ भी बढ़ती है, वाक्य रचना की दृष्टि से होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ बढ़ती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं व्याधिकरण अव्यय लगा है, तो सिंपल की बात है कि ये एक मिश्र वाक्य है। जैसे जैसे वैसे वैसे, ये एक व्याधिकरण अव्यय लगा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। हमारा नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक है समास, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 में से हमें 4 प्रश्न करने हैं और ये 4 मार्क्स के। चलिए देखते हैं क्या है। मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है? मरणासन्न। अब इसका विग्रह करेंगे तो आपको समास समझ में आ जाएगा। क्या? मरने के समीप। मरणासन्न मतलब मरने के समीप। तो यहां पर जो समास है हमारा वो होगा तत्पुरुष समास। क्या है? मरने के समीप। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं। चौराहा शब्द का सही समास विग्रह होगा। चौराहा, तो चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, जहां पर 4 राहें आके मिलती हैं। तो क्या होगा? 4 राहों का समाहार, और ये एक द्विगु समास है। तो सही ऑप्शन है 4 राहों का समाहार, द्विगु समास। नेक्स्ट है स्वर्ग नरक, समस्त पद का विग्रह होगा। स्वर्ग नरक, यहां पर क्या है? एक विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है,
और इनको जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग और नर्क या स्वर्ग या नर्क। तो यहां पर ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। तो क्या होगा हमारा, स्वर्ग और नर्क, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, दिन की चर्या का समस्त पद होगा, दिन की चर्या यानी कि दिनचर्या। तो ये हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास। तो सही इसका ऑप्शन क्या है, दिनचर्या, ये हमारा घा सही है। नेक्स्ट आते हैं, शोक गम्य शब्द में कौन सा समास है, शोक मग्न, सॉरी शोक गम्य मैंने पढ़ा, शोक मग्न, शोक मग्न यानी कि जो शोक में डूबा हो, जिसको बहुत तकलीफ हो, शोक में डूबा। तो ये हम इसमें कौन सा समास है, हमारा सिंपल हमको दिख रहा है कि ये एक जो है तत्पुरुष समास है। अब यहां पर में लगा है तो क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या हुआ, ये अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण का मुहावरे। दिया है, निम्नलिखित मुहावरों पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर हमें देने हैं। 6 प्रश्न पूछे गए हैं और हम इसमें से 4 करेंगे, यानी कि 4 मार्क्स का ये हमारा प्रश्न है, 1 मार्क्स ईच। चलिए देखते हैं क्या है। गांधी जी में देश सेवा की भावना डैश थी, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो अब क्या थी, जान से प्यारी थी, कूट कूट के भरी थी, ईंट से ईंट बजाना या गीदड़ भपकी। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है, गांधी जी में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी। सही ऑप्शन क्या है, कूट कूट के भरी थी, अर्थात बहुत ज्यादा उस भावना का उनके अंदर होना, देश प्रेम की भावना का होना। नेक्स्ट है, मुठभेड़ में सेना के जवानों ने आतंकवादियों का डैश दिया। क्या डैश दिया भाई, देखें, आड़े हाथों लेना, तिल का पहाड़ बनाना, 3-5 करना, काम तमाम करना। तो क्या किया, आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, यानी कि आतंकवादियों को मार दिया, खत्म कर दिया। काम तमाम करना अर्थात मार देना, उनको मार दिया। नेक्स्ट है, दोषी व्यक्ति के बाइज्जत बरी होने पर सब डैश गए। अब दोषी व्यक्ति था, जो कल्प्रिट था, लेकिन तब भी वो बरी हो गया, इससे सभी लोग क्या हो गए, नाको चने चमाना, पीठ में छुरा घोपना, हक्का बक्का रह जाना या दुम दबा के भागना। तो इसमें सही जो होगा वो क्या होगा, हक्का बक्का रह जाना, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। दोषी व्यक्ति था और वो बरी हो गया, इससे सभी आश्चर्यचकित हुए, अर्थात हक्का बक्का रह गए। नेक्स्ट है, धन के अभाव में व्यक्ति की इच्छाएं डैश जाती हैं। क्या हो जाती हैं धन के अभाव में, मन ही मन में रह जाना, रातों की नींद हराम होना, वश में रहना, हाथ पांव फूलना। अब जब धन का अभाव होता है तो हमारी इच्छाएं क्या है, मन की मन में ही रह जाएंगी ना। तो सही ऑप्शन क्या है, मन की मन में ही रह जाना। धन के अभाव में व्यक्ति की इच्छाएं मन की मन में ही रह जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने डैश। अब डैश में क्या होगा, क्या किया, एक घाट का पानी पीना, औने पौने करना, आसमान सिर पर उठाना या आपे से बाहर होना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आसमान सिर पर उठा लिया। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, ये एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जब रामपाल की करतूतों की पोल खुली तो वह डैश। अब वह क्या हो गया, फरिश्ता हो गया, पानी पानी हो गया, मीठी छुरी हो गया, राई का पहाड़ हो गया। अब जब उसकी पोल खुलेगी तो क्या होगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, अर्थात वह पानी पानी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अब हमारा जो काव्य खंड है, काव्य खंड के जितने भी चैप्टर है उनमें से कोई भी एक कविता का आपके सामने अंश रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे सामने जो है एक दोहा रखा गया है, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर ये दोहा दिया गया है, इस पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो हमसे पूछे जा रहे हैं 5 प्रश्न और 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो ये जो हमारे सामने दोहा दिया है, इसका मतलब कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लीजिए, मगर इनसे कोई भी फायदा नहीं होगा। आप प्रेम के एक अक्षर को सीख जाइए,
मतलब दूसरों से आप प्रेम भरी बातें करना अगर सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आप पंडित हो गए। अब यहां पर आते हैं प्रश्न। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? कौन नहीं बन पाया? मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति, गुरु के बिना रहने वाले व्यक्ति, माता पिता का अनादर करने वाले व्यक्ति, हमेशा अलग अलग रहने वाले व्यक्ति। तो कौन नहीं बन पाया? जो जिसने मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ी वो व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार पंडित कौन हुआ? कौन हुआ पंडित? जिसने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया, जिसने कठोर तपस्या की, जिसने स्वयं को पहचान लिया। तो क्या हुआ? जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया, अर्थात प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वो समझ लीजिए पंडित हो गया। नेक्स्ट है, पीव किसका प्रतीक है? पीव जो यहां बताया गया है वो किस चीज का प्रतीक है? जीवन साथी का, दीपक का, अज्ञान का या परमात्मा का? तो यहाँ पीव शब्द जो है ये परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। प्रस्तुत पद में किस पर व्यंग किया गया है? साहित्यकारों पर, ज्ञानी वर्ग पर, धार्मिक आडंबरों पर या समाज पर? तो किस पर व्यंग किया गया है? जो ज्ञानी वर्ग है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, उस पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत दोहे का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ये दोहा कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? कौन है भाई? ये हमारा साखी से लिया गया है और इसके कवि हैं कबीर जी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 खत्म। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या पूछा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास जो है हमारा काव्य खंड, जो हमारी पुस्तक है ना, उसका काव्य खंड के पोर्शन से जितने भी चैप्टर है उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने बहुविकल्पीय। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स ईच है। क्या है? निंदक को समीप रखने से क्या लाभ होता है? निंदक अर्थात जो हमारी निंदा करता है, हमको बताता है, हमारी बुराई करता है, उसको अगर हम समीप रखें तो उससे हमारा क्या लाभ होता है? हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, हम निंदा करना सीख जाते हैं, हम निंदक से घृणा करने लगते हैं, हम बिना कारण ही चिंतित रहने लगते हैं। तो जब हम निंदक अर्थात जो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उसको जब हम अपने पास रखते हैं तो क्या होता है? हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर की सारी बुराइयां जो हैं, वो निंदक हमारी जब आलोचना करता है, बुराइयां करता है, तो हम उन पर ध्यान देते हैं और उन बुराइयों को अपने आप से हटा देते हैं। तो हमको फायदा क्या होता है? उससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बाहरी अंतर क्यों दिखाई देता है? मनुष्य मतलब तरह तरह कई सारे मनुष्य होते हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, इनमें बाहरी अंतर हमें किस वजह से दिखाई देता है? क्या कारण है? विचारों से अलग होने के कारण, रंग रूप में अंतर होने के कारण, कर्म के अनुसार फल भोगने के कारण, विभिन्न जातियों में जन्म लेने के कारण। तो अब देखिए, हर मनुष्य में अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हैं हम वैसे ही फल भोग रहे हैं। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम अच्छे फल भोग रहे हैं, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हम कब जो है बुरा जीवन जीते हैं। तो सही क्या है? मनुष्य और मनुष्य में अंतर इसलिए दिखाई देता है, इसका सीधा असर है कर्म के अनुसार फल भोगने के कारण। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अब क्या है? हमारा जो गद्य खंड है, गद्य खंड के जो चैप्टर है उनमें से एक पैराग्राफ, जितने भी चैप्टर है उनमें से कोई एक पैराग्राफ हमारे सामने रखा गया और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सब 1-1 मार्क्स के हैं, बहुविकल्पी हैं तो 1-1 मार्क्स के। तो चलिए पहले हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया है? मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों में से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, ये हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुम्मद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है।
तो यहाँ पर निदा फाजिली जो है वो बता रहे हैं उनकी माँ उनको क्या क्या कहा करती थी। तो क्या है, सबकी पूजा एक ही अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, हमारे सामने ये एक गद्यांश आया। अब इस पर आधारित प्रश्न को पूछा गया है, क्या है, गुम्मद से क्या तात्पर्य। गुम्मद शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हजरत मोहम्मद ने गुम्मद के ऊपर उन्हें घोंसला, नीले गुम्मद के ऊपर घोंसला बनाने की इजाजत दी है। तो उस गुम्मद का क्या मतलब होता है, क्या है, इमारत का अर्ध गोलाकार शिखर, लोगों का समूह, पक्षियों के रहने का स्थान या नदियों की समतल भूमि। आपने मस्जिद के ऊपर जो देखा होगा एक गोलाकार, अर्ध गोलाकार जो है आकार होता है, उसी को गुम्मद कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब इमारत का अर्ध गोलाकार शिखर। मां ने शाम के समय पेड़ों से पत्ते ना तोड़ने के पीछे क्या तर्क दिया। उन्होंने क्या बोला था कि शाम के समय पत्ते नहीं तोड़ा करो, उस समय पेड़ सोते हैं, उस समय पेड़ दूसरी दुनिया में होते हैं, ऐसा करने से पेड़ रोते हैं, उस समय पेड़ ध्यान लगाते। तो उन्होंने क्या बोला था कि उस समय जो है पेड़ रोने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आप पत्ते तोड़ोगे तो शाम के समय क्या होगा, पेड़ उस समय सो चुके होते हैं, और आप तोड़ोगे तो वो रोएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कबूतरों को सताने से क्यों मना करती थी। किस लिए उन्होंने बोला था कि कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वह पशु पक्षी से प्रेम करती थी, क्योंकि वह बच्चों की हरकतों से वाकिफ थी, क्योंकि वह कबूतरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि वह किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं करना चाहती थी। तो कबूतरों को सताने इसलिए उन्होंने मना किया था क्योंकि उन्हें वो हजरत मोहम्मद के बहुत प्रिय थे। अब प्रिय थे, अगर उनको हम सताएंगे तो क्या होगा, गुनाह होगा। तो सही है, क्योंकि वह किसी प्रकार का गुनाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम अगर उनको सताएंगे तो हजरत मोहम्मद हमसे खफा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, माँ के अनुसार दिया बत्ती के समय फूल तोड़ने से क्या होगा। क्या बताया था उन्होंने कि फूल तोड़ते, अगर हम दिया बत्ती के समय फूल तोड़ेंगे तो वो हमें बद्दुआ देंगे। तो सही ऑप्शन क्या है, वो हमें बद्दुआ देते। नेक्स्ट है, गद्यांश में मुर्गों को परेशान ना करने को क्यों कहा गया है। क्यों बोला गया है कि मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए, कारण क्या था, वे मुल्ला जी से पहले हमें उठाते हैं। मुल्ला जी जो होते हैं, जो मस्जिद में अजान देने का काम करते हैं, उनकी अजान से पहले ही मुर्गे जो हैं वो अपनी बांग के द्वारा हमको उठा देते हैं। तो सही ऑप्शन है कि हमें इसलिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मुल्ला जी से पहले अजान देकर सबको जगाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे जो गद्यांश हिस्सा है, गद्यांश जो पोर्शन, गद्य का जो पोर्शन है, उनमें से जितने भी चैप्टर हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये दोनों ही 2 मार्क्स के हैं, आपको दोनों ही करने हैं। क्या है, भाई साहब हर समय छोटे भाई को क्या उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे वो, पढ़ाई करने का, समय व्यर्थ ना करने का, खेल कूद ना करने का, या उपरोक्त सभी। तो बड़े भाई साहब क्या कहते थे कि जो है आपको ये सारे ही उपदेश दिया करते थे। मतलब हर समय पढ़ाई करने को बोलते थे, खेल कूद नहीं करो, और जो है फालतू में अपना समय इधर उधर व्यर्थ नहीं करो। ये उपदेश जब भी वो मिलते छोटे भाई, और उनको हमेशा बड़े भाई साहब ऐसे ही उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट है, 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का उद्देश्य क्या था। भाई वहां पे जो चाय दी गई, बहुत छोटा प्याला था, ठीक है, झेन की देन याद है ना आपको, जो हमारी कहानी है उसमें। तो यहाँ पर क्या किया गया, छोटा सा प्याला दिया गया, उस प्याले में जरा सी चाय थी, और उसको जो है काफी लंबे समय तक पीना था, बहुत धीमे 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 से। तो आखिर ऐसा करने का क्या कारण था। तो क्या बताया, समय व्यतीत करना, यानी कि हमें टाइम पास करना, इसलिए आपको वो चाय बहुत देर में पीनी थी। मानसिक शांति प्राप्त करना, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना, चाय के स्वाद का आनंद लेना। तो उस चाय को, 2 घूंट चाय को बहुत लंबे समय तक पीने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि मानसिक शांति प्राप्त करी जाए। भाई जापान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते थे, उनमें मानसिक रोग बहुत होता था। तो ये टी सेरेमनी क्या थी, एक तरीके से मानसिक रूप से हिलअप करने के लिए, यानी कि मेंटल जो प्रेशर है उसको हटाना, और आपका जितना भी मेंटल जो आपका डैमेज हुआ है उसको हिलअप करने की एक थेरेपी थी। तो इसलिए इसको करने से क्या होता था, आदमी, लोगों को शांति प्राप्त होती थी। अब हम आ गए अपने खंड बा पे। अभी तक खंड आ में हमारे पास क्या था, टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न थे,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे। अब हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इनमें हमारे दोनों ही पुस्तक यानी कि हिंदी की जो पुस्तक, दोनों पुस्तकें हैं वो आएंगी और साथ ही साथ जो है हमारा लेखन कार्य भी आएगा, जिसे हमें पूरी डिटेलिंग में आंसर करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। तो ये हमारा गद्य खंड से प्रश्न लिए गए हैं। 3 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, आपको 2 प्रश्न करने हैं। और याद रखिए वर्ड लिमिट्स का हर जगह आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में जब भी आपकी वर्ड लिमिट डिसाइडेड होती है, उसको बहुत खास तौर से ध्यान में रखा करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं, ये है प्रश्न है यहाँ पर, ये एक प्रश्न जो है हमारा 3 मार्क्स का आएगा। चलिए, बड़े भाई साहब के कुछ कथनों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के कुछ विशेष पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। उनका उल्लेख करते हुए लिखिए कि आज की शिक्षा व्यवस्था में आप किस प्रकार से परिवर्तन पाते हैं। तो बड़े भाई साहब चैप्टर में पहले की शिक्षण व्यवस्था क्या थी? हमारी रटने की थी, ठीक है, हम रटते थे। लेकिन आज क्या है, शिक्षण व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले के और आज के बहुत ज़्यादा फर्क आया है। अब ये फर्क आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब फर्क हम बता देते हैं, शब्दों में लिखने के तरीके आपके रहेंगे। देखिए, बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई साहब के कथनों द्वारा तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। इसके अंतर्गत रटंत शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट किया गया। रटंत मतलब हम रट कर हर चीज का आंसर देते थे, हम रट लेते थे, जाके आंसर लिख लेते थे, समझते नहीं थे चीजों को। बच्चे पाठ्य पुस्तक को समझे या न समझे, परंतु उसे विषय को रट कर कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाती थी। ठीक है, अब हमको अगर रटना है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है जब हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हम समझे, वो चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ ही तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा पठन पाठन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आवश्यक माना जाता है। अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी भी शिक्षार्थियों को अवगत कराना आवश्यक माना जाता है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाने की पद्धति का उल्लेख भी बड़े भाई साहब द्वारा किया गया है, जिससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि नहीं रहती है और साथ ही समय की बर्बादी भी होती है। तो पहले क्या होता था, एक कोई भी विषय दे दिया जाता था तो उसमें बहुत लंबे लंबे लेख लिखने होते थे। आज भी आप लोग को टॉपिक दिया जाता है मगर बहुत लंबे लेख नहीं लिखने होते। आपको 120 to 150 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं होता है। तो ये आपको फर्क यहाँ पर दिए गए हैं। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली तत्कालीन शिक्षा प्रणाली व्यवस्था से नितांत भिन्न है। वर्तमान समय में शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर उसे व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया है। यानी कि जो रटने की जो पद्धति है वो हमारे यहाँ नहीं अब रह गई है। अब क्या है, आपको मैटर को समझना है, जो भी टॉपिक है उसे आपको समझना है और अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना होता है। अंग्रेजी शिक्षा को विशिष्ट महत्व न देते हुए जीवनोपयोगी सभी विषयों को समान महत्व दिया जा रहा है, यानी कि सभी चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही देश विदेश के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वदेश के इतिहास, खोज आदि पर विशेष बल दिया जाता है। विषयों का वर्गीकरण पाठ्य वस्तु का आधार बालकों की रुचि एवं आवश्यक के आधार पर निर्मित किया जाता है। मतलब आजकल आपको जो चीज़ें में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जा रहे, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। ये एक्टिविटीज़ बच्चे अपनी हॉबी के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है बच्चों में डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 को हुए आंदोलन में महिलाओं का बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना यह स्पष्ट करता है कि स्वाधीनता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं थी। पाठ के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है, हमारा चैप्टर है डायरी का एक पन्ना, उससे लिया गया है। तो किस तरीके से जो है 26 जनवरी 1931 के एक दिन का एक्सप्लेनेशन जो है इस पूरे चैप्टर में किया गया है।
तो उसमें आपने देखा कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई, हमें ये पाठ पढ़कर समझ में आता है। तो अब आपको यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में लिखना है। किस पे लिखना है? पाठ के आधार पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्येक निर्णायक मोड़ पर महिलाओं ने पुरुषों के साथ संघर्ष को गति दी है। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपनी जो है जान तक दे दी गई थी, उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया था, और साथ ही बेगम हजरत महल जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत जमनालाल बजाज की पुत्री मदालसा की गिरफ्तारी और उनकी पत्नी जानकी देवी तथा गुजराती सेविका संघ मारवाड़ी विद्यालय की बालिकाओं का जुलूस निकालने एवं सार्वजनिक गिरफ्तारी देने का उल्लेख हुआ है। लेखक ने यह भी स्पष्ट तौर पर बताया है कि कलकत्ता में इस आंदोलन में 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जो बड़ी संख्या थी उस समय के हिसाब से। 105 अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या थी। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं थी। तो इस पाठ में बहुत सारे उल्लेख ऐसे हैं जहां पर यह चीज स्पष्ट होती है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाठीचार्ज हुआ तो उसमें भी लाठियां जो हैं वो स्त्रियों पर भी पड़ी थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आज का हिंदी सिनेमा राज कपूर के दौर वाले हिंदी सिनेमा से किन अर्थों में भिन्न है? तो ये जो हमसे पूछा गया है ये है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ठीक है। तो अब इस पाठ में हमने राज कपूर जी के बारे में पढ़ा था कि राज कपूर जी की कई फिल्मों के बारे में हमने जाना था। तो वही बताया कि आज का जो हिंदी सिनेमा है वो राज कपूर की सिनेमा के दौर से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या है, आज का हिंदी सिनेमा बहुत सी बातों में राज कपूर के सिनेमा वाले दौर से बदल गया है। नई तकनीकों के विकास ने फिल्मों का प्रदर्शन कौशल एवं व्यवसाय को बढ़ाया है। बहुत तरह की नई तकनीक आई हैं, लेकिन राज कपूर के जमाने में बनने वाली फिल्मों के प्रमुख गुण, उद्देश्य एवं संदेश को आज की फिल्मों में कम जगह मिल पा रही है। तो वहां पर जब वो फिल्में बनाते थे तो उनका बनाने का अपना कोई उद्देश्य होता था, वो दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते थे, लेकिन आज की फिल्मों में ये सारी चीजें मिसिंग है। आज फिल्मों के कथ्य में मार्मिकता घटी है, यानी कि आप इमोशनल पहलू जो है वो बहुत कम देख पाते हैं। सामान्य जीवन से उनका जुड़ाव कम हो गया है। रियलिस्टिक फिल्में नहीं बनती, आपको काल्पनिक है, साईफाई मूवीज हैं, ऐसी ज्यादा बनती हैं। फिल्मों में चमक दमक बढ़ी है और अनुभूति का स्तर भी कम हो गया है, कि मतलब आप उनको देखकर ज्यादा कुछ फील नहीं कर पाते। आप थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो हमारी रियल लाइफ से कहीं पे भी मैच नहीं खाती। यही कारण है कि जहां राज कपूर के दौर की फिल्में अपने प्रदर्शन के पश्चात दर्शकों के दिलो दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम थी, वहीं आज के दौर की फिल्में कुछ ही दिनों में दर्शकों की स्मृति से गायब हो जाती हैं। आज के जमाने के अभिनेता अभिनेत्री फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने का व्यवसाय मानने लगे, जबकि राज कपूर के समय में यह माध्यम एक कला साधना के रूप में विकसित हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक्टिंग करनी है, हमें पैसा मिलना है, बस बात खत्म। अब वो आप रियलिस्टिक पन ला ही नहीं पाते, स्टोरी में नहीं होता, आप दर्शकों से अपना जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। तो ये सारे कारण हैं कि पहले जो है लोग फिल्मों से अपना जुड़ाव महसूस करते थे, जैसे कि तीसरी कसम देखी, तीसरी कसम हो, मेरा नाम जोकर हो, ये सारी फिल्में क्या थी, इसमें दर्शक अपने आप से जुड़ाव महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों से उनकी दर्शक की परेशानियां मेल खाती थी। लेकिन आजकल की मूवीज़ में क्या होता है, हम अपनी परेशानियों का मेल उनसे नहीं बैठा पाते। तो थोड़ी देर के लिए हम हॉल में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा समय तक हम उनसे अटैच नहीं रह पाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास काव्य खंड के प्रश्न आए हैं। यहां पर भी हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, वर्ड लिमिट 60 ही है, ठीक है। तो ये काव्य खंड में है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स का हमारा 1 क्वेश्चन होगा। कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते थे। तो अब यहां पर आपको बताना है, उनकी कई सारी साखियां हमने पढ़ी हैं,
ठीक है ना। हमारे पाठ में बहुत सारी साखी दी हैं, तुमने सारी ही पढ़ी है। तो अब यहाँ पर बनाना, कोई भी एक साखी आप लीजिए और आपको बताना है कि वो मानव के जीवन मूल्यों से जो है मेल खाती है, हमारे जीवन से मेल खाती है। महान संत कवि कबीर की साखियों से हमें नैतिकता एवं ज्ञान की शिक्षा मिलती है। हमने जितनी उनकी साखियां पढ़ी उसमें हमने सभी में देखा कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। उनकी साखियों में अहंकार से दूर रहने, मीठे वचन बोलने, सच्चे मन से ईश्वर को याद करने, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने आदि संबंधी शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत साखियां मनुष्य को नीति संबंधी शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कबीर की साखियां या कबीर के दोहे नहीं बोलते, आप कई बार कहीं पर भी देखेंगे नीति परक दोहे, ये भी नाम से दिया जाता है। मतलब क्या है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं हमारे जीवन के बारे में। दूसरों से अच्छा बोलिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, आप जहाँ पर बड़े हों वहाँ छोटों को आप जो है बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा नहीं है कि बहुत धनी व्यक्ति आपके संपर्क में है तो आप जो कम धनी व्यक्ति है आप उसकी जो है अनादर करने लगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने उनके से सीखी ना। फिर क्या है, आप जो है बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, मीठे बोल बोलने चाहिए जिससे दूसरे जो है वो खुश हों। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक है आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस तरीके से क्या है वो उनको बता रहे हैं कि खाली किताबें पढ़ लेने से ही हमें सारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमारा व्यवहार भी बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन मूल्यों से इनकी साखियां बहुत ज्यादा मेल खाती। बाह्य आडंबरों से दूर रहने, आपसी बैर भाव एवं धार्मिक मतांतरों को भूलने तथा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रेरणा देने के अतिरिक्त ये साखियां आत्म सुधार की प्रेरणा भी देती हैं। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी है। वास्तव में जनमानस में व्याप्त सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों को दूर करना तथा आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति करने में सहायता करना ही कबीर का लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने अपनी साखियों को माध्यम बनाया। तो यहाँ पर क्या था, वो सिर्फ आप धार्मिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं करिए, आध्यात्मिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं करिए, आप जीवन के मूल्यों को भी समझिए। और मनुष्यों को समझाने के लिए उन्होंने इन साखियों का निर्माण किया था। दूसरा प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 में कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा लेखक ने डायरी में लिखा है, आज जो बात थी ये वहां निराली थी। अब हमको यहाँ पर बताना है, डायरी के पन्ने में जो बात इन्होंने जो वक्तव्य लिखा, आज जो बात थी वह निराली थी, तो ये इन्होंने 26 जनवरी 1931 के बारे में लिखी है। तो अब इस बात को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है कि ये बात उन्होंने क्यों बोली है। तो क्या 26 जनवरी 1931 में कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन निम्नलिखित है जिनके कारण लेखक ने डायरी में लिखा है, आज जो बात थी वह निराली थी। तो अब ये बात इन्होंने बोली थी, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे पहले से ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे। और ये जो है 26 जनवरी 1931 के दिन का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इस पार्ट में पढ़ा था। अब क्या क्या चीजें हुई थी, अब हम हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर उन सारी बातों को हम पॉइंट वाइज देंगे। क्या दिया है, 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए घरों से बाहर निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन प्रसन्नतापूर्वक किया था। बाकी दिनों से यह दिन इस कारण भी अलग था। फिर है, भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी लोग निर्भय होकर जुलूस के रूप में अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इस दिन को इतने भव्य रूप में मनाया गया कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हो गए थे। आप आज के समय में 2000 रुपए समझोगे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन उस समय के 2000 रुपए बहुत, मतलब आप मान लो कि आज के समय के 2 लाख रुपए जो है उस समय 2000 रुपए के बराबर हुआ करते थे। फिर है, बड़े बाजार में स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। अनेक मकान ऐसे भव्य रूप में सजाए गए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो सभी घरों को सजाकर तिरंगा फैलाया गया था, तो ये देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा अभी हमको स्वतंत्रता मिल चुकी है। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में गोरखे सैनिक, सार्जेंट तथा घुड़सवार पुलिस की तैनाती लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी। अब अंग्रेजी सरकार भी इन लोगों को रोकने के लिए कार्यरत रहेगी, तो उन्होंने भी बहुत सारी तैनाती करी थी, वो सारी चीजें हैं। तो
तो इस तरीके से इसे आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, सतर्क पंथ और समर्थ भाव से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्यता जो हमने कविता पढ़ी है उस पर आधारित ये पर है। तो क्या है सतर्क पंथ समर्थ भाव, इसमें आपको अभिप्राय यानी इसका क्या मतलब होता है आपको ये स्पष्ट करना है। सतर्क पंथ शब्द का अर्थ है सावधान यात्री, अर्थात हमारा जीवन एक यात्रा है और मनुष्य उस जीवन पथ पर चलने वाला यात्री है। यदि मनुष्य एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ता है तो उसे सदैव लक्ष्य और कर्तव्यों का बोध रहता है। रास्ते में विघ्न और बाधाएं उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर पाती, तब व्यक्ति सतर्क पंथ शब्द को चरितार्थ करता है। मतलब हम कहीं यात्रा करते हैं, कहीं पर भी हैं, तो हमें सावधानी जो है बरतनी है, हम सतर्क हैं कि कुछ ऐसा गलत नहीं होने पाएगा। फिर है समर्थ भाव से अभिप्राय है सब व्यक्तियों की यथासंभव सहायता और परोपकार, यानी कि हम जितना कर सकते हैं दूसरे लोगों की सहायता करें और परोपकार करें। इसीलिए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका भी भला हो और दूसरों का भी कल्याण अवश्य हो, तभी हम समर्थ भाव से अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो हम क्या है एक सतर्क पंथ हैं, यानी कि सतर्क यात्री हैं, बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन हमें समर्थ भाव के साथ व्यतीत करना चाहिए। अर्थात हम कोई भी कार्य करें, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखें, हम अपना फायदा देखें। हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि हमारा फायदा तो हो लेकिन साथ में दूसरों का भी फायदा हो, यानी कि दूसरों की भी भलाई करते हुए हमको चलना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारे पास हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका जो है वो आई है। अब पूरक पुस्तिका से हमारे सामने प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे सामने 3 प्रश्न हैं, हमको 2 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न जो है हमारा 60 शब्दों का होना चाहिए और एक प्रश्न जो है वो कितने का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, कल्पना कीजिए कि एक पत्रकार के रूप में आप हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को क्या क्या बताना चाहेंगे, समाज को उसके उत्तरदायित्व का बोध कैसे कराएंगे। अब देखिए हरिहर काका के साथ बहुत बुरा हुआ था, उनके परिवार वाले भी लालची हो गए थे, साथ ही जो है वो मठाधीश जो हैं वो भी लालची हो गए थे, वो भी चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। तो यहाँ प्रॉपर्टी के चक्कर में हरिहर काका की दुर्दशा हो गई थी। तो ये पूरे पार्ट में हमने देखा था। अब अगर मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप अगर अपने जो पाठक हैं जो आपके पेपर को पढ़ेंगे उनको आप हरिहर काका के बारे में कैसे बताकर सतर्क करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे इनको हमने पॉइंट्स में बताया है। एक पत्रकार के रूप में हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को हम निम्नलिखित बातें बताना चाहेंगे। हरिहर काका गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं। पहले तो हम हरिहर काका के बारे में बताएंगे। फिर है वृद्ध हरिहर काका परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह में रहते हैं, किंतु वह उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि परिवार के सदस्य स्वार्थ के वशीभूत है। यानी कि वो अब परिवार, भाई उनकी बीवी बच्चे हैं नहीं, भाई के साथ रहते हैं, तो भाई के बीवी और बच्चे हैं, वो उनसे ही प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ परिवार वाले क्या है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, जिसके कारण वो उस प्यार को पा नहीं पाते हैं। फिर है दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचारियों की दृष्टि भी हरिहर काका की जमीन जायदाद पर है। धर्माचारी व्यक्ति ये अपने स्वार्थ के कारण हरिहर काका का अपहरण कर उनके साथ हिंसा करता है। तो अब वो क्या करते हैं कि वो सारी जमीन हत्या कर मठ के नाम कर देना चाहते हैं। अब वहां पे भी क्या है, उनका सानिध्य नहीं मिलता। तो यहाँ पर धर्म की आड़ में किस तरीके से लूट घसोट चल रही है, ये चीज आप यहाँ पर दर्शाएंगे। हरिहर काका के भाई भी संपत्ति के लालच में उनके साथ मारपीट करते हैं। तो मठाधीश भी करता है और भाई भी जो है संपत्ति के लालच में उनके साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार हरिहर काका समाज के उस वृद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे संपत्ति के लालच में परिवार के सदस्य तथा धर्माचारी व्यक्ति अपनी स्वार्थ वृत्ति को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने अपने समाज में बहुत सारे लोग देखे, जैसे हरिहर काका जैसे हैं, कि मतलब आप अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं।
तो ये चीज आप बताएंगे कि ऐसे जनसमूह का प्रतिनिधित्व या ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपनी संपत्ति के कारण दूसरों के लालच का भोगी बन जाता है। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज में अत्यंत सम्मानित एवं आवश्यक अंग है, इसलिए समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वह वृद्धों को उचित मान सम्मान दे और उनसे प्रेम भरा अपनापन युक्त व्यवहार करे। उम्र के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना समाज का कर्तव्य है। वास्तव में वे उस समाज की नींव या आधार रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिस समाज में हम आवश्यक सुविधाओं के लाभ उठा रहे हैं। हमारे समाज को बेहतर बनाने में उन लोगों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है, अतः उन्हें उचित सेवा, मान सम्मान, प्रेम, अपनापन, अधिकार सब प्राप्त होना चाहिए। यह उनका अधिकार है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपने अनुभवों, अपने कार्यों से हमारे समाज, हमारे परिवार का कहीं ना कहीं जो है फायदा ही किया है, तो आज वृद्धावस्था में उसे हमारी जरूरत है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, अपनापन, सहायता सभी कुछ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद से ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मेरे सपनों के ऐसे दिन जो पाठ है वहां से ये लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया था कि प्राय ये देखा गया है कि हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अपनी खेल कूद करके अपने समय को बर्बाद नहीं करो। ये चीज़ें हमने कई बार देखी हैं, इवन अपने घर में भी देखी है। हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं या आपके पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि समय की बर्बादी खेल कूद करके नहीं करो। तो ये आपको इस तर्क को बताना है कि आप इस तर्क से जो है वाकिफ हैं, मतलब आप जो है सहमत हैं या नहीं है। तर्क संगत आपको देना, अगर नहीं है तो तर्क दीजिए, है तो तर्क दीजिए। तो स्पष्ट कर रहा है, हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है कि वे खेल कूद को समय की बर्बादी का कारण मान लेते हैं और बच्चों को दिन रात किताबों के तले दबे रहने को प्रोत्साहन देते हैं। क्यों इतना खेल रहे हो, इतनी क्यों समय की बर्बादी कर रहे हो, जाओ पढ़ो जाके, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं पढ़ने के लिए कि आप उनको आगे वो कुछ सोच नहीं पाते। तो यहाँ पर उसी प्रेशर की बात हो रही है। परंतु मैं इस तर्क से पूर्ण रूप से असहमति प्रकट करता हूँ। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की तरकीबें सिखाता है। खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है। तो हमारा देखिए, पढ़ना एक ज्ञान, किताबी ज्ञान हासिल करना एक अलग चीज है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसे बहुत सी चीजों में फंसते हैं कि जिनसे हमें निकलने का रास्ता हम देखेंगे। तो अगर हम खेल कूद के जरिए, खेल कूद में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम फंस जाते हैं और फिर उन सारी चीज़ों से हमें निकलना होता है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निक हम खेल कूद से सीखते हैं। एक टीम स्पिरिट हमें किससे आती है, वो हमें खेल कूद से आती है। हमें जो है अनुशासित रखता है, डिसिप्लिन भी हम खेलों के जरिए रह सकते हैं। खेल कूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है खेल कूद। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चे के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूदने के अवसर से वंचित ना करें। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलिए कि पढ़ाई करो, भाई खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। कोई भी चीज एक्सेस, अब मान लीजिए आप पढ़ाई को अलग करके सिर्फ खेल कूद रहे हो तो भी गलत है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, खेल कूद नहीं कर रहे हो तो भी गलत है। मतलब दोनों ही चीजें हमें अनुशासित रूप में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें हर जगह फायदा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इरफान के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए। तो ये पाठ है टोपी शुक्ला,
कि किस तरीके से टोपी शुक्ला एक ब्राह्मण परिवार का था, इफ़न एक मुसलमान परिवार से था। दोनों के घर वाले, टोपी के घर वाले बहुत मना करते थे कि इफ़न के घर नहीं जाना, उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखना। बहुत ज़्यादा घर में उसको पिटाई भी पड़ जाती थी इस बारे में, लेकिन तब भी उसका लगाव इफ़न के घर वालों से और उसकी दादी से बहुत ज़्यादा था। इसका क्या कारण था? इसका कारण था अपनापन, लगाव। घर वाले जो हैं वो टोपी को ज़्यादा समझते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे, प्यार नहीं देते थे। जो उसे इफ़न की दादी से बहुत मिलता था, अपनापन मिलता था, लगाव मिलता था, जबकि टोपी की दादी उसको हर चीज़ पे डांटना, टोकना, ये सारी चीज़ें करती थी, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा बच्चा जो अपनापन और लगाव चाहता है, वो उसे अपने घर वालों से नहीं मिलकर इरफान के घर से मिलता है, इसलिए वो वहां पर ज्यादा जाया करता था और अलग धर्म का होने के बावजूद भी उनसे बहुत लगाव रखता था। तो क्या दिया है? टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों के संदर्भ में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मानवीय संबंध भाषा, जाति, धर्म एवं उम्र से परे होते हैं। मानवीय संबंध तात्पर्य यानी कि आप जिससे जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट, आप बोलोगे अटैचमेंट हम फील करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट। जैसे होता है ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हो, आप उसको सारी बातें शेयर कर पाते हो। तो ये चीज उसी बात को आपको यहाँ बता रही है। उन्हें केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से ही बांधा जा सकता है। मुस्लिम परिवार और टोपी के बीच जो रिश्ता है वह धर्म की दीवारों को तोड़कर मानवीयता के धरातल पर निर्मित रिश्ता है, जहां किसी भी प्रकार के बंधन को आड़े आने की इजाजत नहीं है। घर पर खूब मार खाने के बावजूद टोपी इफ़न के घर जाना नहीं छोड़ता था तथा इफ़न के साथ मित्रता एवं इफ़न की दादी के प्रति सम्मान एवं स्नेह की उसकी भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वह इफ़न की दादी से मिले बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे महसूस होता था कि इफ़न की दादी से अधिक प्यार उसे कोई नहीं करता। इफ़न की दादी भी टोपी के बिना अकेलापन महसूस करती और हमेशा उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। तो ये एक तरफा प्यार नहीं था कि टोपी ही दादी से ज्यादा अटैचमेंट था, दादी को भी टोपी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। दोनों के बीच माँ बेटे के संबंध से भी बढ़कर एक ऐसा मानवीय संबंध कायम हो गया था जिसके अभाव में दोनों अतृप्त महसूस करते थे। मानवीय संबंधों की इसी सच्चाई को टोपी शुक्ला पाठ में उजागर करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में ना कोई स्वार्थ है और ना कोई व्यापार, बल्कि सिर्फ अपनापन और आत्मीयता है। तो यहाँ बताने की कोशिश क्या की गई है कि मानवीय संबंध जो हैं वो स्वार्थ से नहीं बनते, वो आत्मीयता से बनते हैं, संवेदनाओं से बनते हैं, जो है इफ़न की दादी और टोपी के बीच में था। देखिए उम्र का कितना गैप था, वो एक 7-8 साल का बच्चा और दादी इतनी बुजुर्ग महिला, उनके बीच एक ऐसा संबंध था। धर्म की विभिन्नता थी, तब भी दोनों में बहुत अटैच थे। इतनी ज्यादा उसको रोका टोका जाता था टोपी को, लेकिन तब भी वो जो है इफ़न के घर पहुंच जाता था। तो ये यहाँ पर क्या चीजें बताई गई हैं कि इतना ज्यादा जो है विभिन्नताएं होने के बावजूद भी उन दोनों में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 14 पे। यहां से हमारा लेखन कार्य शुरू होता है। हमारी पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न थे वो सभी समाप्त हो गए, अब हमारा लेखन कार्य शुरू होता है। तो प्रश्न संख्या 14 पे हमसे अनुच्छेद लेखन पूछा गया है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें 3 में से हमें कोई एक जो है ऑप्ट करना है। तो अब देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों के अनुच्छेद लिखने हैं आपको। यहाँ पर आपको जो है 3 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। पहला क्या है? सत्यमेव जयते। अब इस पे 3 आपके सामने संकेत बिंदु हैं। इन संकेत बिंदु के हिसाब से ही आपको सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा आप कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही आपको उत्तर देना है। इन्हें एज ए हेडिंग अनुच्छेद लेखन में कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद में हम कभी भी हेडिंग नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निबंध जब हम लिखा करते थे तो उसमें हेडिंग आता था। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में हम कभी भी हेडिंग्स नहीं डालते, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो पहला हमारा टॉपिक है सत्यमेव जयते, और इसको हमें जो 3 संकेत बिंदु दिए हैं वो क्या है? भाव। इसका क्या भाव होगा? सत्यमेव जयते हम बोलते तो हैं, इसका क्या भाव है, क्या मतलब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके क्या जो है फीलिंग्स निकल के आती है इस बात को पढ़ने के बाद में। फिर है झूठ के पाव नहीं होते, सत्य ही परम धर्म है।
तो ये चीजें आपको बतानी। सत्यमेव जयते का मतलब क्या हुआ? सत्य हमेशा जीतता है, सत्यमेव जयते। और झूठ के पांव नहीं होते, यानी कि झूठ जो आता है तो वो कहीं अपने निशान नहीं छोड़ता। फिर है सत्य ही परम धर्म है। इन 3 चीजों को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप जो भी 3 ऑप्शन हमारे सामने दिए, 3 में से आप जो भी अनुच्छेद लिखेंगे उसे एज अ मिडिल एंड टॉप हेडिंग जो है आप मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारतवर्ष का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आप किसी भी जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है जो उसके नीचे देखिए लिखा होगा ये सत्यमेव जयते। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक माने जाने वाले अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस छोटे से वाक्य में संपूर्ण मानवता का ज्ञान और मानव का कल्याण का आधार निहित है। देखिए हम जब सत्य बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो मानव का कल्याण होगा। वस्तुतः इस वाक्य का मूल भाव यह है कि सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य चरम लक्ष्य को प्राप्त कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। हम देखिए जब हम झूठ बोलते हैं ना तो अंदर से डरे रहते हैं, और जब सत्य बोलते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता, हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो वो जो क्या है, सत्य बोलने पे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक बात पर स्थायी नहीं हो सकता। अगर जो झूठ बोलेगा उसे कब झूठ बोला था क्या वो भूल गया, दोबारा उससे पूछो तो वो अपना वाक्य बदल देगा, तीसरी बार पूछो तो फिर बदल देगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करता रहता है। वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप एवं भिन्न लोगों के सामने अपने कथनों को बदलता रहता है, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोगों पर झूठ के पांव नहीं होते, सूक्ति चरित्रार्थ होती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को क्षणिक सफलता तो मिल सकती है, किंतु उसका अंत बहुत बुरा होता है तथा अंततः पराजय का सामना करना ही पड़ता है। तो जो झूठ बोलेगा वो कुछ देर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग उसकी वो खुशी नहीं रहती है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, और ना ही झूठ से बड़ा कोई पाप है। इसीलिए मनुष्य को सदा सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। सत्यवादी मनुष्य ही समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। संसार की प्रत्येक सफलता को सत्य के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि सत्य को अपना कर ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, लड़का लड़की एक समान। भाई बहुत भेदभाव होता है हमारे समाज में लड़के और लड़की को लेकर। तो अब यहाँ पर टॉपिक दिया गया है लड़का लड़की एक समान। संकेत बिंदु हमारे सामने है ईश्वर की देन। भाई दोनों ही तो ईश्वर की देन है, आपको ये चीज बतानी है। लड़का भी ईश्वर ने दिया है और लड़की भी ईश्वर ही देते हैं। भेदभाव के कारण आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इन कारणों को हमें बताना है। फिर दृष्टिकोण कैसे बदले। अब ये जो भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया है इसे हम किस तरीके से बदल सकते। देखिए आज के समाज में लड़का भी कैपेबल है। जिन पोस्ट पे पहले लड़के हुआ करते थे आज लड़कियां भी वो सारे काम कर रही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लड़के ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, दोनों ही समान रूप से कार्य करते हैं। तो अब इस सोच को कैसे बदला जाए, चलिए देखिए क्या है। आप जो भी ऑप्ट करेंगे उसे आप मिडिल टॉप हेडिंग में डाल देंगे। फिर है लड़का व लड़की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नर नारी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा। आप देख सकते हैं खाली पुरुष समाज नहीं हो सकता, अगर लड़कियां नहीं है तो वो समाज बेकार, और अगर लड़कियों की समाज में लड़के नहीं है तो बेकार। मतलब यहाँ पर आप ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर ये दोनों अधूरे होते हैं। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है, अतः दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सृष्टि के अस्तित्व के लिए दोनों की महत्ता अनिवार्य है। सृष्टि की जो अस्तित्व उसके लिए मतलब सृष्टि का अस्तित्व कैसे बना है, जब तक नए बच्चे का जन्म नहीं होता। अब नए बच्चे का जन्म जो है वो जब तक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होता तब तक नहीं होता। तो सृष्टि कैसे चल सकती है, इन दोनों के साथ होने से ही चल सकती है। आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, परंतु फिर भी नारियों को समानता का अधिकार नहीं देकर उन पर अत्याचार किया जाता है। अब बहुत तरह तरह के अत्याचार नारियों के ऊपर होते हैं।
प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय समाज में कई रूढ़ियां व्याप्त हैं, जैसे यह मान लेना कि पुत्र ही वंश को चलाता है, दहेज प्रथा, धार्मिक कर्मकांडों में पुत्र की भूमिका को महत्व देना, लड़कियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना आदि। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि सबसे बड़ा चीज है कि भाई एक लड़का ही हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता, क्यों लड़की क्यों नहीं बढ़ा सकती? भाई लड़की भी तो बच्चे को जन्म देती है, तो वो क्यों नहीं बढ़ा सकती आगे? वो भी बढ़ा सकती है। दूसरा, लड़कियों को प्रतिष्ठा का सम्मान बना दिया जाता है कि भाई अरे अगर लड़कियों को कुछ बोल दिया, अरे हमारी इज्जत पर आंच आ गई। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में भेदभाव का कारण बनती हैं। इन्हीं रूढ़ियों सोच के कारण लड़का लड़की में भेद करते हुए लड़कियों को पर्याप्त स्वतंत्रता देकर उन्हें घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता है। रूढ़िवादी परंपराएं एवं सोच के कारण लड़कियों की प्रगति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये समस्याएं लड़की की आकाश रूपी जीवन में धूमकेतु बनकर छाप जाती हैं। मतलब अब ये सारी रूढ़ियां क्या हैं, एक लड़की जो है वो ठीक से अपने जीवन को जी नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या रहती है, बंधन रहते हैं बहुत सारे। लड़का व लड़की में भेदभाव शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट था इस सोच को हम कैसे बदले, वही चीज बेटी को बचाने एवं उसे पढ़ा लिखाकर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम अपने भविष्य को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी उज्जवल नहीं बना सकते हैं। हमें लड़का लड़की के भेदभाव को समाप्त करना ही होगा, तभी हमारा देश अधिक प्रगति कर पाएगा। जब तक देश में लिंग परीक्षण जैसी कुरीति रहेगी तब तक हमारे जीवन में लड़का लड़की एक समान की बात कहना स्वप्न की भांति ही रहेगा। तो ये जो लिंग परीक्षण है ये सबसे बड़ा जो है कारण है लड़का लड़की में भेद करना, कि मतलब गर्भाधारण के समय जो है स्त्री के पेट के अंदर कौन सा शिशु पल रहा है, लड़का है कि लड़की है, ये लिंग परीक्षण करने के बाद लड़की है तो उसको जो है मार दिया जाता है। इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बदल नहीं सकती। तो सबसे पहले हमें इन सारी चीजों को रोकना चाहिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। हम सभी इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक आजकल के समय में बोला जाएगा तो ये है ग्लोबल वार्मिंग जो है। अब इस पर 3 संकेत बिंदु दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है, आपको ये बताना है। दुष्परिणाम इसका क्या है, बचाव तथा उपसंहार। ये 3 टॉपिक हैं हमारे सामने जिनके आधार पर 3 संकेत बिंदु हैं जिसके आधार पर हमें अपने इस टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम मिडिल हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद है वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने बताया है कि आजकल के समय में जो बहुत ही क्या कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा है, जब बारिश नहीं होनी चाहिए बारिश हो जाती है, हद के बाहर गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये सब कारण क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक परत है, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की एक परत हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम सभी को पता है। तो ये जो हमारी ओजोन परत होती है वो उन हार्मफुल किरणों को अपने पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती और जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस ओजोन परत से छनकर आती है। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण अब क्या हो रहा है, उस ओजोन परत में छेद हो गया है और ये हानिकारक किरणें अब पृथ्वी पर आ रही हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा छाया हुआ है। साथ ही मनुष्य को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं रह जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण कम करना होगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। तो मेन क्या है, हमें पोल्यूशन कम करना है, तभी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये हमारे तीनों टॉपिक हो गए।
अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, हमसे पत्र पूछे गए हैं। 2 पत्र पूछे गए हैं, दोनों में से एक पत्र हमको यहाँ पर करना है। तो देखिए ये कितने मार्क्स का है, ये आ रहा है हमारा 5 मार्क्स का। 2 पत्र हैं, दोनों ही करेंगे। आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अब यहाँ पर क्या है, आपकी जो बस्ती का जो पार्क है, आपकी कॉलोनी का जो पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे ठेले वालों ने आकर ठेला लगा लिया है। अब आपको वो हटाना है, उसके लिए आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये हमारा एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हम संबोधित करते हुए लिखते हैं। तो क्या है, सेवा में नगर निगम अधिकारी, सिविल लाइंस, दिल्ली। फिर दिनांक आप दे देंगे 7/3/2023। तो जिस भी डेट को आपको ध्यान रखना है, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, एग्जाम वाले दिन भी जिस डेट को आप लिख रहे हैं वही डेट आप डालेंगे हमेशा। विषय है अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाना। तो औपचारिक पत्रों में विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देने के बाद फिर हम सम्माननीय शब्दों के साथ अपने लेटर का जो मैटर है वो लिखना शुरू करेंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के अनाधिकृत खोमचे वालों के डेरा जमाए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी बस्ती एक घनी आबादी वाली बस्ती है, जहां के पार्क में अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल लिया है। अनाधिकृत का मतलब है जिनका वहां पर कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने वहां पर ठेला लगा लिया। खोमचे वालों के कारण पार्क में गंदगी व भीड़ बहुत बढ़ गई है, जिससे सैर करने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये खोमचे वाले जिस खाद्य पदार्थ को बेचते हैं वह सामान खुला रहता है, उस पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, जिन्हें खाने से बस्ती में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे क्षेत्र की बस्ती के पार्क में अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाने का कष्ट करें, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों को असुविधा ना हो व उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो देखिए, जो चीजें आप करना चाहते हैं लेटर में सिर्फ हम उतना ही लिखते हैं, बहुत ज्यादा हम एक्सेस नहीं लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर लगाया है वो आप बताओगे, उनके कारण क्या परेशानी हो रही है, और अंत में आप उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप इनको हटा दीजिए। फिर धन्यवाद देते हुए भवदीय काखागा। अब यहाँ पर हमने काखागा लिखा है, लेकिन आप लोग इस जगह पर अपना नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके नाम को जो है बाउंड नहीं किया गया कि आपका नाम ये है, मान लीजिए आपका नाम अनुपम बोला गया, अनुपम जो है अपने एरिया के नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे कि उनके एरिया में बहुत अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा जमा रखा। तो यहाँ पर कोई नाम आपको नहीं दिया गया है ना, नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। कभी भी का खा गा लिखकर मत छोड़िएगा, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं। आप पत्र लिख रहे हैं इसलिए वहाँ पर कभी भी का खा गा लिखकर नहीं छोड़ा जाता है। अब आते हैं दूसरा, अथवा करके हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना है। तो यहाँ क्या दिया है, आपने नया कंप्यूटर खरीदा किंतु खरीदने के 1 महीने बाद ही उसमें खराबी आ गई। आपकी शिकायत पर दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर घटना की जानकारी देते हुए अनुरोध कीजिए कि वे आपके साथ न्याय करें। अब क्या हुआ, आपने किसी शॉप से जाके किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया, कंप्यूटर ले लिया। अब कंप्यूटर खराब हुआ तो आपने उसी शॉपकीपर के पास जाओगे कि भाई खराब हो गया, आप इसको सही करो, मगर क्या है वो शॉपकीपर ध्यान नहीं दे रहा। तो अब वो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, अब उस कंपनी के अधिकारी को आपको पत्र लिखना है कि जो है आपके साथ न्याय करे। तो यहाँ पर क्या है, अब ये भी एक औपचारिक पत्र है। तो यहाँ के सेवा में मुख्य प्रबंधक अधिकारी, LG कंप्यूटर कंपनी। अब LG की जगह आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो अब ये कंपनी कहाँ है, लक्ष्मी नगर दिल्ली में। फिर आप दिनांक डालोगे, डेट, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो। फिर आप जो है एक औपचारिक पत्र है तो विषय जरूर देंगे, क्या है, कंप्यूटर खराब होने की जानकारी हेतु। अब उन्होंने कंप्यूटर इस कंपनी का खरीदा LG का, तो खराब हो गया है, तो उसी की जानकारी देने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। सम्माननीय शब्द महोदय से आप शुरू करेंगे। मैं आनंद विहार दिल्ली का निवासी हूँ। मैंने पिछले महीने की 21 सितंबर को आपके शोरूम से एक कंप्यूटर सेट खरीदा। वह केवल 1 महीने ही ठीक से चला, फिर खराब हो गया। अब यह चालू ही नहीं होता। आपकी तरफ से 1 वर्ष की गारंटी मिलने पर मैंने कंप्यूटर शोरूम के मालिक के पास कई बार इसकी सूचना भेजी, परंतु अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है।
कंप्यूटर के बिना हमारे कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। विवश होकर मैंने आज आपको पत्र लिखा है। आशा है कि आप हमारी परेशानी को समझेंगे और जल्द ही अपने कर्मचारियों को भेजकर इसे ठीक करवाएंगे। कंप्यूटर के नकद भुगतान की रसीद एवं गारंटी ई कार्ड की छाया प्रतियां भी पत्र के साथ भेज दी हैं। तो पत्र के साथ जो है वारंटी कार्ड और जो भी आपने परचेजिंग की जो आप रिसिप्ट है, ये सभी कुछ जो है इसकी फोटोकॉपी आपने लगा दी है। धन्यवाद भवदीय काखागा। तो काखागा मतलब आपको अपना नाम लिखना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 15। अब आते हैं 16 पे। हमने दोनों पत्र कर लिए। अब 16 पे क्या दिया गया है? विद्यालय के सचिव की ओर से समय प्रबंधन की विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए 50 से 60 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। प्रश्न संख्या 16 में हमारे सामने 2 सूचनाएं दी गई हैं। दोनों में से कोई एक सूचना आपको करनी है। ये आएगी आपकी 5 मार्क्स की। तो यहाँ पर क्या है? समय प्रबंधन को लेकर एक जो है आपकी कार्यशाला लगाई जा रही है। तो इसकी सूचना आपको देनी है। याद रखिए 40 से 50 शब्द की, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जब हम सूचना बनाएंगे तो हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, जो कंपलसरी चीज़ है। उसको बनाने के बाद सूचना किसकी तरफ से इशू हो रही है? बाल विकास पब्लिक स्कूल दिल्ली की तरफ से। बीच में आप सूचना देंगे, क्योंकि ये एक नोटिस है। नोटिस बोर्ड पे जब नोटिस लगती है तो आप देखते हो ना, नोटिस लिखा होता है। नोटिस लिखेंगे, फिर आप डेट देंगे, जो भी डेट है वो। फिर अब ये किस टॉपिक पे सूचना दी जा रही है, जिस विषय पे है वो विषय देंगे। समय प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला हेतु। अब आपने इतना देने के बाद में अब आप इसके अंदर का मैटर लिखेंगे। क्या है? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल विकास पब्लिक स्कूल की ओर से समय प्रबंधन विषय पर, समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो विषय पर 13 मार्च से 15 मार्च तक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला प्रातः 9 से 10 बजे तक चलेगी। इच्छुक विद्यार्थियों को 12 मार्च तक पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया गया है। सचिव काखागा। तो जिनकी तरफ से ये स्कूल के सचिव की तरफ से इशू किया गया है, सचिव, और सचिव का अपना नीचे नाम। तो अब यहाँ पे भी आप काखागा नहीं लिखोगे, तो ध्यान रखना कोई भी इमेजिनेटिव नेम या अपना नाम ही डाल देना। ठीक है, सिर्फ काखागा लिखकर कभी भी नहीं छोड़ना। अब आते हैं दूसरी सूचना, अथवा करके हमारे पास दूसरी सूचना थी। तो दोनों में से आपको कोई एक सूचना करनी थी। विद्यालय की समाज सेवा परिषद के सचिव आशील सिंघल। क्या है? आशील सिंघल। आप प्रौढ़ों की साक्षरता के लिए 1 सप्ताह का शिविर लगाना चाहते हैं। इसके लिए विद्यार्थी रोज शाम को एक गांव में जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया करेंगे। इच्छुक विद्यार्थी का पंजीकरण 10 अगस्त तक होना है। उसके आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इस हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। तो अब आपका नाम कुछ भी हो, आपको बाउंड कर दिया गया आशील सिंघल के नाम से। आप एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे, जो गांव में जाकर लोगों को अक्षर ज्ञान यानी की पढ़ाई कराएंगे। वहां पे आने जाने का खर्चा आपकी संस्था देगी। आप इसकी सूचना एक आपको तैयार करनी है। तो कैसे आप सूचना तैयार करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब ये एक विद्यालय की तरफ से आयोजित की गई कार्यशाला है। तो विद्यालय है प्रतिभा विकास विद्यालय मेरठ। ठीक है, विद्यालय, अगर आपका क्वेश्चन में विद्यालय का नाम दिया होता तो आप तो वही डालोगे, नहीं तो कोई भी आप स्कूल का नाम डाल सकते हो, अपने भी स्कूल का नाम डाल सकते हो। अब ये सूचना है तो सबसे पहले सूचना दे दी। जिस भी दिनांक को ये सूचना इशू की जा रही। अच्छा, दिनांक को लेकर मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे लेटर में हम जिस डेट को लेटर लिख रहे हैं, एग्जाम वाली डेट को, तो वही हम डेट डालेंगे। तो जरा सूचना में भी वही डेट पड़ेगी जिस डेट को आप ये सूचना लिख रहे हो, यानी कि एग्जाम वाला दिन है, जब भी लिख रहे हो वही डेट पड़ेगी। फिर उसके बाद विषय डालेंगे प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन। ठीक, आते हैं अब इसका मैटर क्या रहेगा। देखिए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की समाज सेवा परिषद समिति की ओर से साप्ताहिक प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थी द्वारा 28 सितंबर 2000 से 8 अक्टूबर 2000 तक शाम 5 से 7 बजे तक गांव में जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। प्रौढ़ों मतलब जो बड़े लोग हैं, बच्चों नहीं, बड़े लोग। उनको विद्यार्थियों के आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2016 है।
फिर है यहां पर आप क्या दे रहे हैं, अब आपका नाम बाउंड किया गया था आशील सिंगर सचिव समाज सेवा परिषद। तो इस तरीके से आप एक जो है सूचना तैयार करेंगे। याद रखिए क्वेश्चन में अगर आपका नाम आपको बता दिया गया ये है तो एंड में आप नाम वही डालेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपके सामने 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक विज्ञापन करना है तैयार। तो यहां पर क्या है, एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी का विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। अब प्रोडक्ट का हमको एक यहां पर प्यूरिफायर है यानी प्रोडक्ट है तो इसका विज्ञापन देना है। ये हमारा आ रहा है 3 मार्क्स का। तो कोई भी आप एक विज्ञापन तैयार करोगे कितने मार्क्स का है वो 3 मार्क्स का है। तो इसको बनाने का तरीका सबसे क्या है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। याद रखिए प्यूरिफायर है तो जाहिर सी बात है कि प्यूरिफायर की पिक्चर हमको बनानी पड़ेगी। तो पिक्चर के लिए हमेशा सुटेबल जगह जो हमारी रहती है वो है राइट हैंड साइड पे। कोई भी जो ब्लॉक बना रहे हैं उसके राइट हैंड साइड पे हमें पिक्चर देनी होती है। अब क्या है, अब प्यूरिफायर कंपनी का नाम नहीं दिया है तो यहां पर हमने जो है अपने हिसाब से रख लिया राजवंशी वाटर प्यूरिफायर। पानी को बनाए 100% शुद्ध। तो देखिए जाहिर सी बात है हमको टैगलाइंस भी देनी पड़ती हैं। अब इस जो हमने प्यूरिफायर दे रहे हैं इसकी कुछ विशेषताएं भी हमें बतानी है, जैसे आरओ बैक्टीरिया व वायरस को पूरी तरह नष्ट करेंगे, यूवी प्राकृतिक मिनरल बरकरार रखेंगे, यूएफ घुली हुई अशुद्धियां निकालेंगे, संपर्क करें। अब ये देखिए एक प्रोडक्ट है राजवंशी प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर का। तो अब इस शॉप की एड्रेस देना पड़ेगा, एड्रेस नहीं दे रहे हैं तो फोन नंबर देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यहां पर के संपर्क करें G610 आजादपुर दिल्ली, फोन नंबर इस तरीके से। तो ये आप यहां पर देंगे। अब इसमें आप कुछ ऑफर्स भी दे सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर इन्होंने दिया है ये आसान किस्तों पर है। आप इसके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री कर सकते हो, जैसे वाटर प्यूरिफायर के साथ में आपने कोई स्टील केटल या स्टील का बर्तन कुछ भी है, इस तरीके से आप एक ऑफर दे सकते हो, फ्री है। या कुछ आप जो स्टार्टिंग के जो 10 लोग आएंगे परचेस करने के लिए उनके लिए कुछ डिस्काउंट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ ऑफर्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला विज्ञापन। अब देखते हैं दूसरे विज्ञापन को। अब दूसरा हमारा विज्ञापन क्या है, अथवा करके दिया गया है। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को O घनात्मक यानी कि O+ रुधिर की आवश्यकता यानी ब्लड की आवश्यकता है, उसके लिए विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में स्थापित करिए। अब देखिए जो है ब्लड बैंक्स में जब ब्लड नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत सारे विज्ञापन आपने अपने पेपर्स में देखे होंगे। किसी को कोई ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो यहाँ पे O+ यानी कि O+ जो ब्लड होता है उसकी ब्लड की आवश्यकता है, और ये जिसको चाहिए वो एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति है। तो उसके लिए आप एक विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। हमेशा विज्ञापन सूचना जो है आपको एक बॉक्स के अंदर ही बनानी है। अब रक्तदान महादान, अब आपको क्या है, ये एक हमें हमेशा कहते हैं ना टैगलाइन देनी पड़ती है किसी भी विज्ञापन के लिए। तो ये हमने टैगलाइन दे दी। फिर है कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए O घनात्मक रुधिर की आवश्यकता है। अब जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो वो तो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई कैंसर पीड़ित है तो मतलब हमें इमरजेंसी में ये ब्लड चाहिए जल्द से जल्द। आयु सीमा 20 से 40। अब जो भी व्यक्ति ब्लड देगा वो 20 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए, ज़्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा वेट के होते हैं उनको किसी ना किसी तरह की कोई ही प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ब्लड नहीं दे सकते हैं। फिर शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करें। अब मान लीजिए कि आजकल लोगों को ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ही कम एज में हो जाता है, तो इस तरह के लोग जो है वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो किसी क्या है ना, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। संपर्क करें 4/41 न्यू अशोक नगर दिल्ली, फोन नंबर दे दिया। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि भाई रक्तदान के लिए संपर्क कहाँ करें, ये बता दिया। अब रक्तदान है तो भाई जाहिर सी बात है कुछ आप यहाँ पर पौष्टिक चीज़ बना दें, नहीं तो ब्लड की एक बूंद भी बड़ी सी बना सकते हैं। फिर क्या, रक्तदान करने वाले व्यक्ति को जूस तथा फल भी दिए जाएंगे। तो जो रक्तदान करने व्यक्ति आएगा उसको ये दिया गया है। भाई यहाँ पर हम ऑफर्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो जब रक्तदान करने आएगा तो हम उसे, भाई उसने इतना रक्त दिया है तो हम उसको खाने पीने के लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा विज्ञापन। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न पत्र का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 18।
यहां पर भी हमसे ऑप्शन दिया गया है। यहां पर हमारे सामने जो पहला है वो है एक हमें लघु कथा लिखनी है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे सामने हमको एक ईमेल लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज हमें करनी है। तो पहला हमारा जो आ रहा है वो है एक लघु कथा, ये हमारा 5 नंबर का रहेगा। दोनों में से आप कुछ भी करिए, 5 मार्क्स का एक रहेगा। तो पहला जो हमारा लघु कथा का क्वेश्चन है क्या है, एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो। उक्ति क्या है, जान बची तो लाखों पाए। अब आपके सामने एक जो है उक्ति दे दी गई है, ठीक है। अब इस उक्ति पे आधार पर हमें क्या लिखनी है, एक लघु कथा लिखनी। तो अब इस तरह की जब उक्ति होती है हमारे सामने, तो पहले तो इस उक्ति का हम अर्थ बताते हैं, फिर उस पर हम एक कथा बनाते हैं, फिर उस पर हमें क्या सीख मिली हम ये बताते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमें जो है इस तरीके से उक्ति में जब हमसे लघु कथा पूछी जाती है तो हमें बताना पड़ता है। तो उक्ति है क्या, जान बची तो लाखों पाए। अब इसका उत्तर सबसे पहले हम अर्थ देंगे। तो उक्ति का अर्थ है जान बची लाखों पाए। उक्ति का अर्थ है किसी झंझट से मुक्ति पाना। क्या मतलब, किसी तरह के झंझट से मुक्ति पाना। इस उक्ति को निम्न कथा के माध्यम से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। अब ये उक्ति का अर्थ हमने बता दिया, अब हम एक कथा इसके जरिए बनाएंगे और इस उक्ति को हम समझाएंगे। क्या कथा है देखिए। कथा, पिछले वर्ष में सपरिवार केदारनाथ की यात्रा पर गया था। हम बस में सवार थे। बस में लगभग 25 यात्री थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक दंपत्ति अपने 6 माह के बेटे के साथ बैठे थे। मेरे पीछे सीट पर 2 अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले युवक बैठे थे। उनके क्रियाकलापों से मुझे उन पर कुछ शक हुआ, यानी कि उनकी एक्टिविटीज से कुछ हमें डाउट हुआ कि ये कुछ गड़बड़ लोग हैं। बस दुर्गम पहाड़ियों से गुजर रही थी। कभी कभी भय से शरीर का भी कंपन हो जाता है। केदारनाथ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सकरे रास्ते हैं, तो इसीलिए जो है उनको डर लग रहा था। अचानक रात 4 बजे के आसपास मुझे कुछ हिलने का आभास हुआ। मैंने देखा पीछे वाली सीट पर बैठा एक युवक महिला के गहने चुरा रहा था। मेरे शोर मचाने पर उन युवकों की पिटाई की गई और बस से उतार दिया गया। जो 2 लोगों पर डाउट हो रहा था वो कर रहा था। बस अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़ी। तभी 6 बजे बस अचानक चलते चलते रुक गई, क्योंकि सड़क पर पत्थर पड़ा था। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही 4-5 युवकों ने बस पर धावा बोल दिया। उनमें से 2 युवक भी शामिल थे, यानी कि जो 2 युवक जो बस से पहले उतारे गए थे वो उन युवकों में शामिल थे। इस हाथापाई में ड्राइवर ने बस चला दी ताकि 2 किमी दूर स्थित पुलिस चौकी तक पहुंच सके, पर युवकों ने ड्राइवर को मारा और लूटपाट करने लगे। इसी घटनाक्रम में बस का नियंत्रण बिगड़ा और वह खाई में फंस गई। अब चूंकि खाई है, पहाड़ है, तो वहां जाके फंस गई। उनमें से 2 युवक और दंपत्ति का बालक बस से नीचे गिर गए, जो 6 माह का बालक था। दोनों युवक गहराई में गिरने पर प्राण गंवा बैठे। जो 2 चोर युवक थे वो नीचे गिर गए और उन्होंने अपने प्राण गंवाए, परंतु बालक एक झाड़ी में फंस गया और उसकी जान बच गई। तभी किसी के द्वारा सूचना देने के कारण वहां पुलिस पहुंच गई और बाकी लुटेरों को गिरफ्तार करके ले गई। मुझे और ड्राइवर को थोड़े उपचार के बाद अस्पताल से जाने दिया गया। ड्राइवर और हम सभी यात्री पुनः केदारनाथ की ओर रवाना हो गए। सब यात्री उस बच्चे में साक्षात परमात्मा का अनुभव कर रोमांचित थे। तो मतलब किस तरीके से एक मुसीबत पड़ी और उससे किस तरीके से हम बच गए, ये एक लघु कथा हमने बना दी। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो और आ रहा है कहानी है। दंपत्ति के चेहरे पर भय प्रतीत हो रहा था, परंतु दंपत्ति की सच्ची भक्ति भावना ने उनके बच्चे की जिंदगी बचा ली और उस दुष्कर्मी युवक को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। उस युवक को सुरक्षित देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, यानी कि वो जो दंपत्ति युवक का बच्चा गिरा था ना, वो जो बच गया उसको देखकर। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो इस घटना के उपरांत परम पिता के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास में और अधिक वृद्धि हो गई। तो ये हमारी लघु कथा हो गई। नेक्स्ट आते हैं। अब ऑप्शन हमारे सामने था ईमेल लिखना था। क्या था, आपके शहर में बढ़ रही संचारी रोग के कारण नगरवासी बीमार हैं और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक ईमेल लिखिए। संचारी बीमारी होती है मतलब जो आपके बैक्टीरियाज के कारण फैलती है, जैसे हम मॉस्किटोज हैं, इनके जरिए कोई बीमारी फैल रही है। तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी बीमारी किसी
प्राणी के द्वारा फैलना, जैसे चूहों के कारण प्लेग फैलता है, तो ऐसे इनको हम संचारी रोग कहते हैं। तो इस तरह की एक रोग फैल रहा है जिसके बारे में आपको स्वास्थ्य अधिकारी को एक ईमेल लिखना है। तो ईमेल में हम सबसे पहले प्रेषक यानी कि हम भेज रहे हैं तो हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर है प्रेषिती यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका ईमेल। अब यहाँ पर हम क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMO को लिख रहे हैं, तो उनका हम लिखे cmo@gmail.com। फिर है, अब इसके बाद हमारा लेटर कैसे शुरू हो जाता है, जैसे हम एक औपचारिक पत्र लिखते हैं। सबसे पहले विषय लिखेंगे शहर में बढ़ रही संचारी रोग के संबंध में, फिर सम्माननीय शब्द महोदय, उसके बाद हम अपना जो मैटर है वो लिखेंगे। क्या है, हमारे शहर में इन दिनों संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। बारिश के दौरान इस तरह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया संचारी रोगों के बचाव संबंधी दिशा निर्देश शहर के विभिन्न माध्यमों द्वारा जारी करें। इसके साथ ही संचारी रोगों के बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। गली मोहल्लों में जलभराव के कारण गड्ढों में मच्छर पनपते हैं, उचित सफाई व्यवस्था कराकर इन गड्ढों को पाटने का अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था करानी चाहिए और मच्छर मारने की फॉगिंग मशीन शहर के सभी मोहल्लों में भेजी जानी चाहिए। तो हम ये स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। फिर है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि शहरवासियों के स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करें और डेंगू, मलेरिया इत्यादि जैसे संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि क्या क्या आप कर सकते हैं इन लोगों को और उनसे रिक्वेस्ट करें। अब फिर धन्यवाद भवदीय आबासा की जगह आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, और इसके नीचे आप अपनी डेट भी डाल सकते हैं। वैसे ईमेल में डेट ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि मेल जब जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी डेट चली जाती है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रश्न पत्र हमने खत्म किया कि किस तरीके से हमने पूरे पत्र को लिख लिया, पूरा हमने फटाफट क्वेश्चन पेपर हल कर लिया। ध्यान रखिए, हमें बार बार प्रैक्टिस करती रहने हैं जिससे हमारी स्पीड बनी रहेगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको अभी तक फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को और ज्यादा आसान बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता रहता है, ताकि आपकी पढ़ाई हर लेवल पर कुछ अच्छी होती रहे। तो आज भी हमने एक प्रयास किया है, वो है हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। अब ये बुक्स जो हैं हमने और ज़्यादा अच्छी करने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे हम जो है ना करते क्या है, हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारी एक बुक हो जाएगी, थ्योरी बुक हो जाएगी। हम MCQs पढ़ते हैं तो MCQs बुक हो गई। हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ते हैं, सैम्पल पेपर पढ़ते हैं तो उसी तरीके से सैम्पल पेपर बुक हो गई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज में हम आपके लिए बुक लेकर आए। अब बात ये आती है कि ये बुक हमें मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वो एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। जब आप उसे सबमिट करेंगे तो हमारा टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे इस बुक के लिए। तो बस आप बुक प्राप्त करके भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आगे और भी सैम्पल पेपर है, साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।